अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत अहम उन्वान पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस्तेमालात। आज हम देखेंगे कि इस बाब के शुरू होते ही जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम कसरत से ज़िक्र कर रहे हैं वो हमारे किन किन शोबों में या हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो चलें चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस्तेमालात। अजीज़ तलबा तालिबात, आज फिर से हम एक बहुत अहम और बोर्ड के पेपर में पहले से ही आ चुका हुआ एक इंशाइया तर्ज का सवाल पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस्तेमालात। हम देखेंगे कि ये बाब जब से शुरू हुआ है जिसमें हम बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम पढ़ रहे हैं और दर हकीकत ये पूरा के पूरा बाब ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर है। हम देखेंगे कि उनकी आफादियत क्या है, उनके इस्तेमालात क्या हैं, कहाँ कहाँ पर किन किन हालतों में वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और हम साथ में ये भी पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आइंदा हम इस्तेमाल क्या ले सकते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन तो शर्त है, और इसके अलावा भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर अभी तक जो बातें हम पढ़कर आ चुके हैं अजीज़ तलबा और तालिबात, वो मैं आप लोगों के साथ दोबारा से एक दफ़ा जल्दी जल्दी से करना चाह रहा हूँ। हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम आम तौर पे पौधों और जानवरों से लेते हैं। चूंकि इनका ताल्लुक फिर आज के लेक्चर से निकलना है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे से ये बातें याद दिलाना चाह रहा हूँ। पौधों और जानवरों से ये बनते हैं, निकलते हैं, मिलते हैं, पहली बात। इसके अलावा ज़ेरे ज़मीन भी इनके बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं, ये भी हम इससे कबल लेक्चर्स में पढ़कर आ चुके हैं। और इसके अलावा याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि मसनूई तौर पर भी हम इनको बना रहे हैं। तो हर लिहाज से भी कुल मिलाकर भी देखा जाए तो ये 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा, तो 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं अजीज तलबा और तालिबात वो हम बना चुके हुए हैं या हम उनको देख चुके हुए हैं कि इतने कंपाउंड्स मौजूद हैं कुदरती तौर पर या मसनूई तौर पर बना के कुल मिला के 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो अगर इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं तो आप सोचिए कि उनके इस्तेमालात कितने ज़्यादा होंगे। और ये बात अभी से दिमाग में बिठा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक कोई भी शोबा ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल ना हो रहे हैं। तो चलें अब देखते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर ये इस्तेमाल होते हैं। तो पहले नंबर पर हम आते हैं खुराक के तौर पर। याद रखिएगा बच्चों, हम जितनी भी खुराक खाते हैं याद रखिएगा वो सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती है। तो जितनी भी खुराक हम खाएंगे वो सारी की सारी खुराक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती है। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं कि हम खाते हैं रोटी जो कि आटे की बनी होती है, और आटा क्या है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। हम खाते हैं गोश्त, गोश्त के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। हम डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, दूध और दही वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। हम सब्जियां खाते हैं, सब्जियों के अंदर से हमें क्या मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं। हत्ता कि लीमू के अंदर भी विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो खाने वाली हर चीज़ ही तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है। अब कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे खाने के अंदर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले नंबर पर है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे नंबर पे हैं प्रोटीन्स, तीसरे नंबर पर हैं लिपिड्स। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये लिपिड्स क्या होते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा फैट्स और ऑयल, जानवरों से मिलने वाला फैट और पौधों से मिलने वाले ऑयल्स, इनको कुल मिला के लिपिड्स कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स।
न्यूक्लिक एसिड्स। अजीज तुलबा और तालिबात, याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर दो चीज़ों का शुमार होता है। न्यूक्लिक एसिड्स में आता है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए जो कि हमारे जिस्म का या किसी भी इंसान समेत जानवर पौधे का एक लाजमी और मलजूम हिस्सा है, वो सारा के सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये हमें खुराक के ज़रिए ही मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन्स, जो कि हमारी जिस्म की एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए, एक नॉर्मल बढ़ोतरी के लिए, हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो विटामिन्स भी हमें खुराक के ज़रिए ही मिलते हैं। तो खुराक के तौर पर ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। अब इस खुराक में क्या कुछ आता है वो मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी से बयान कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले है फल। याद रखिएगा फल जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भरे पड़े हैं। मिसाल के तौर पे हम जितने भी फल खाते हैं उनमें दो चीज़ें लाजमन होती हैं, एक ग्लूकोज नाम की शुगर और एक फ्रुक्टोज नाम की शुगर। याद रखिएगा अजीज तुलबा और तालिबात, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही हम शुगर्स को पढ़ते हैं। तो शुगर्स असल में क्या है? शुगर्स असल में कार्बोहाइड्रेट्स ही का दूसरा नाम है। तो फलों के अंदर ग्लूकोज भी पाई जाती है, फ्रुक्टोज भी पाई जाती है। सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं उन सब्जियों के अंदर से भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। बहुत सारी सब्जियों के अंदर विटामिन मौजूद होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो जितनी भी सब्जियां सब्ज पत्तों वाली हम खाते हैं, जिसमें साग, पालक, धनिया, पुदीना, ये चीज़ें हैं, इनके अंदर विटामिन ए काफ़ी कसीर तादाद में मौजूद होता है। तो सब्जियों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं और विटामिन भी मिल जाते हैं। इसके अलावा गोश्त, बच्चों गोश्त एक बहुत बड़ा सोर्स है किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का। कसीर तादाद में गोश्त, बिलखसूस मटन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हमें मिल जाती हैं। अगर हम बीफ यानी बड़े गोश्त की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें प्रोटीन्स भी मिलती हैं, लेकिन उसके अंदर फैट्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें मिल जाती हैं। इसके अलावा जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो सारी उस चीज़ का नाम ले रहे हैं जो कि हमारी खुराक का हिस्सा है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम लोग आम या रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं करते। सारी चीज़ें वही हैं जो आपकी आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं। याद रखिएगा ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बनी हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हमारे जिस्म में जाते हैं, टूटते हैं और हमें एनर्जी और ताकत जो है वो मुहैया करते हैं। तो ये इनका पहला इस्तेमाल था, खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं दूसरे इस्तेमाल की तरफ, कपड़ों के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं। बच्चों याद रखिएगा कि कपड़े जो हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनते हैं। तो हम जितने भी कपड़े पहनते हैं कि ये सारे के सारे कपड़े जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। अब इसमें कपड़ों के अंदर आमतौर पर दो चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं। पहली चीज़ हमें क्या नज़र आती है अजीज़ तलबा व तालिबात? याद रखिएगा पहली चीज़ हमें ये नज़र आती है कि इसके अंदर मौजूद, यानी कपड़ा जो है वो आम तौर पर देखा जाए तो कुछ कुदरती कंपाउंड से हम कपड़ा बनाते हैं। अब उन कुदरती कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आपने देखा होगा कि एक कपड़ा हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है कॉटन। बच्चों याद रखिएगा कॉटन खालिस सेलुलोज है। कपड़ा खालिस सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पौधों के जिस्मों में पाया जाता है। पौधों के जिस्मों में कहाँ पाया जाता है? बायोलॉजी स्टूडेंट्स भी बेहतर जानते हैं कि पौधों के सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है?
सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज किससे बनता है? सेलुलोज बनता है जब ग्लूकोज के सैकड़ों और हजारों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो बड़े साइज का मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? सेलुलोज। तो सेलुलोज असल में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिल जाने से बनता है। इसका एक जनरल फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला है C6H10O5 और बाहर हम ब्रैकेट के बाहर क्या लिखते हैं? N। N का मतलब है ये इतनी ज्यादा तादाद में है कि हमें नहीं पता कि ये क्या है। तो C6 का मतलब आप समझते हैं 6 कार्बन वाले यूनिट से मिलकर बना है और 6 कार्बन वाली शुगर जो होती है उसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के सैकड़ों और हजारों मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे होते हैं तो उससे बनता है सेलुलोज और सेलुलोज मिलके क्या बनाता है? कॉटन। और हम इस कॉटन से क्या बनाते हैं? कपड़े। और इस कपड़ों को हम फिर इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कॉटन कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कपड़ा है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा सिल्क। तो बच्चों आपने सिल्क के बारे में भी सुना होगा कि सिल्क क्या है। अब सिल्क एक कपड़ा, रेशम का कपड़ा जिसको कहा जाता है, ये आमतौर पर हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है। इसके छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिससे ये पैदा होते हैं, तो ये कुदरती तौर पे बनता है। जब हम सिल्क का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो प्रोटीन से मिलकर बनने वाला एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो ये प्रोटीन से मिलकर, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं, अजीज तुलबा तालिबात याद रखिएगा, सिल्क को हम केमिस्ट्री के अंदर ही नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है? वैसे बाब नंबर 13 में जाके बड़ी तफसील में हमने पढ़ना है कि पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है, लेकिन याद रखिएगा पेप्टाइड का जो लफ्ज है, ये पेप्टाइड का लफ्ज हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से और अमाइनो एसिड्स जिस बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और चूंकि बेतहाशा अमाइनो एसिड्स ने जुड़ना होता है, इसलिए बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं और हम इसको कुल मिला के नाम दे देते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा और पेप्टाइड का मतलब है पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा हमें ऊन मिलती है जिसको वूल कहा जाता है। यह भी कुदरती तौर पर हमें मिलती है और आम तौर पे जानवरों की खालों के ऊपर, बिलखसूस आपने देखा होगा कि हम कुर्बानी के दिनों में जब वो छतरे खरीद के लाते हैं तो उनके ऊपर जो एक पूरी चीज होती है उसी से वूल या ऊन बनती है। और अगर हम वूल यानी ऊन का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दो चीजों का मिक्सचर है। इसमें प्रोटीन्स हैं और यानी इसके अंदर भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं और प्रोटीन्स के साथ साथ इसके अंदर फैट्स भी मौजूद होते हैं और थोड़ी सी मिकदार में सेलुलोज भी मौजूद होता है। बल्कि फैट्स की मिकदार थोड़ी कम होती है, सेलुलोज की मिकदार थोड़ी ज्यादा होती है। तो अजीज तलबा तालिबात, ये बातें आपने जहन में रखनी है कि इनके अंदर ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ये तो हो गई कुदरती वो चीजें जिनको हम बाद में कपड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉटन का भी कपड़ा बनता है, कॉटन के कपड़े आप सब लोग पहनते होंगे। सिल्क, रेशम का कपड़ा जो है वो भी बनता है और इसके अलावा वूल यानी जो ऊन होती है, इससे हम आमतौर पे कपड़ा तो नहीं बनाते हैं, अलबत्ता इससे बेड शीट्स और इससे हम रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट, इस तरह की चीज़ें हम वूल यानी ऊन से बनाते हैं। तो ये तो हो गया वो कुदरती चीज़ें जो हमें, जिनको फिर हम बाद में कपड़ों के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ भी है, वो क्या है? याद रखिएगा कि इससे हमने एक मसनूई कपड़ा भी बनाया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हुए एक मसनूई कपड़ा भी बनाया हुआ है और मसनूई कंपाउंड एक बनता है और उसको हम कहते हैं नायलॉन। नायलॉन जो है अजीज तलबा और तालिबात याद रखिएगा, ये एक मसनूई तौर पर पैदा किया गया कपड़ा है। इसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेड शीट्स बनाने के लिए
और दस्तरखान जो हमारे घरों में होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं। कपड़ों में भी नायलॉन इस्तेमाल होता है, बिलखसूस लेडीज़ कपड़ों में बहुत ज़्यादा नायलॉन जो है वो इस्तेमाल होता है। तो नायलॉन मसनूई तौर पर बनाया गया है। बच्चों अगर हम नायलॉन का जायज़ा लेते हैं तो याद रखिएगा नायलॉन को पोली अमाइड का नाम दिया जाता है। अब बच्चों ये अमाइड क्या चीज है? अमाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हमने फंक्शनल ग्रुप को बड़ी तफसील से पढ़ना है। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप, आप कह लें ये एक एटम्स का ग्रुप है। और याद रखिएगा नायलॉन जो है वो आम तौर पर दो कंपाउंड से मिलकर बनता है। ये बनता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एक कंपाउंड, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर शामिल किया जाता है डाई अमाइन। तो जब हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डाई अमाइन शामिल करते हैं और बेतहाशा मॉलिक्यूल्स शामिल करते हैं और इनके साथ एक अमल चलाते हैं जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देना। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, डाई अमाइन हो गया, इनका आपस में रिएक्शन करवाया और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया जिसका नाम क्या है? नायलॉन। हम नायलॉन के कपड़े और बेड शीट्स बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर हम कपड़ों के बनाने के लिए, कपड़े साजी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, घरों में इस्तेमाल। हमारे घरों के अंदर हम ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल देखते हैं लकड़ी में। हम देखते हैं कि हमारे घरों में लकड़ी जो है वो इस्तेमाल हुई है। अब लकड़ी जो है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है अजीज तलबा व तालिबात? सबसे पहली बात तो ये है कि जब कभी भी हम इमारत बनाते हैं यानी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें क्या इस्तेमाल करनी पड़ती है? लकड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है। दूसरी बात, ज्यादातर हम लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के अंदर करते हैं। तो लकड़ी क्या है अजीज तलबा व तालिबात? याद रखिएगा लकड़ी भी असल में सेलुलोज ही है। तो लकड़ी भी सेलुलोज है और सेलुलोज का फॉर्मूला मैं अभी आपको बताकर आया हूं कि C6H10O5 ब्रैकेट N, ये है सेलुलोज। तो लकड़ी सारी की सारी किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से मिलकर बनी है। तो हमारे घरों में हमें ज्यादातर तो लकड़ी इस्तेमाल होती हुई नजर आती है। दूसरी बात, हमें हमारे घरों में प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है और प्लास्टिक सारा के सारा किससे मिलकर बना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है। अब प्लास्टिक को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? हम देखते हैं कि हमारे घरों में बहुत सारे बर्तन जो हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। हमारे घरों में अलमारियां जो हैं वो भी अब प्लास्टिक की बनानी शुरू कर दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ों के अंदर हम देखते हैं कि प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक खालिस किस्म के मिक्सचर का नाम है। तो ये आपके सामने है कि घरों में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आते हैं चौथे नंबर पे, फ्यूल के तौर पर, जो कि मैं समझता हूं कि शायद इनका सबसे बड़ा इस्तेमाल है। आपने पढ़ा ही है बच्चों कि फ्यूल के तौर पर हम देखते हैं कि ये कोयला, जब ये कोयले की हालत में होता है, पेट्रोलियम जब ये पेट्रोलियम की हालत में होता है, और कुदरती गैस जब ये कुदरती गैस की हालत में होता है, तो हमने देखा है कि ये बेतहाशा एनर्जी देने वाली चीज़ें हैं। तो इनको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्यूल के तौर पर बच्चों हम इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सबसे पहले नंबर पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में।
तो आप समझ सकते हैं कि अगर गाड़ियों में इसका इस्तेमाल हो रहा है तो हमारा सारा के सारा जो निज़ाम मवासलात है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जो हमारा सारा एक निज़ाम मवासलात है, वो सब के सब इसके ऊपर ही जो है वो इसके ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो गाड़ियों के अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा सनतों में इस्तेमाल करेंगे। और जब मैं कह रहा हूँ गाड़ियों में इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ियों से मुराद है उसमें ट्रक भी आ जाएंगे, बस भी आ जाएगी, रेलगाड़ी भी आ जाएगी, जहाज़ भी आ जाएगा। यानी मैंने इसलिए निज़ाम मवासलात लिख दिया कि जिन भी चीज़ों से हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों के अंदर ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सनतों के अंदर आपको पता है कोयला भी इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम भी इस्तेमाल होता है, कुदरती गैस भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अब तो हमने पहले भी पढ़ा है कि बिजली घरों के अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे मुल्कों में जिसमें पाकिस्तान का शुमार भी होता है, बिजली घर कोयले के ऊपर या क्रूड ऑयल के ऊपर या कुदरती गैस पे चलते हैं, तो कुदरती गैस जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर हम कुदरती गैस के इस्तेमाल की बात करते हैं बच्चों, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि ये एक घरेलू ईंधन के तौर पर भी तो इस्तेमाल होता है, ये एक घरेलू फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। हमारे घरों में जितनी भी सुई गैस आती है, जितनी भी कुदरती गैस आती है, वो सारी की सारी इसीलिए आती है ताकि हम खाना पका सकें और अपने घर के दीगर कामों के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और ज़्यादातर कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस की सूरत में ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। आते हैं पांचवें इस्तेमाल की तरफ, अद्वियात के तौर पर, यानी अद्वियात साजी में ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि अद्वियात में ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है इथेनॉल। बच्चों ये इथेनॉल वही कंपाउंड है जिसको आप इथाइल अल्कोहल का नाम देते हैं। अजीज तलबा तालिबात याद रखिएगा, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जितनी भी दर्द की अद्वियात है ना, उनमें ये इस्तेमाल होता है। तो जितनी भी दर्द कम करने वाली या दर्द को ख़त्म करने वाली अद्वियात हैं, जिन्हें पेन किलर्स कहा जाता है, उनको बनाने के लिए उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, यानी जो भी अद्वियात वाली इंडस्ट्री है उसमें बनाने के लिए हम इथेनॉल को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक और मैं बहुत बड़ा इस्तेमाल आपको बताऊं, हम देखते हैं कि हमारे पास हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं बच्चों? याद रखिएगा, ऐसी अद्वियात जिनसे हम बैक्टीरिया और फंजाई को मारते हैं, इन अद्वियात को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स। जैसे कि पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो कि आम तौर पे हमारे पाकिस्तान में पैनाडोल के नाम से मशहूर है, उसका काम ही क्या है? छोटे मोटे बैक्टीरिया और इस तरह की चीज़ों को मार देना। ऐसी अद्वियात को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का जिक्र हो रहा है तो हमें एक सबसे पहले बनाई जाने वाली एक एंटीबायोटिक का जिक्र करना चाहिए जिसका नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन के बारे में ये मशहूर है कि वो आज तक ऐसी दवाई है जो आज तक सबसे ज़्यादा लोगों की जान बचा चुकी है, चूँकि ये बिल्कुल पहली पेनिसिलिन बिल्कुल पहली एंटीबायोटिक थी जो कि पहली जंग अजीम के बाद 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया। अब ये अगर हम इस नाम पे गौर करें ना, पेनिसिलिन, तो हमें पता चलता है कि पेनिसिलिन जो है वो किससे बनाई गई? एक फंगस से बनाई गई जिसका नाम था पेनिसिलियम। और उस फंगस का काम है कि वो बैक्टीरिया को बतौर खुराक इस्तेमाल कर लेता है, यानी फंगस से अल्लाह ताला ने बैक्टीरिया को मरवाया। अब अगर हम इस फंगस का जिस्म उठा के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है। तो पेनिसिलिन बिल्कुल ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक उस मुरक्कब है, उससे मिलकर बनता है। इसके अलावा बच्चों आपने अक्सर नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म क्या है बच्चों? क्लोरोफॉर्म है बेहोशी की दवा।
जब कभी भी इंसान को किसी सर्जरी का एक सर्जरी से, कोई ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, तो उसको पहले बेहोश किया जाता है और आम तौर पे उसको बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म नाम का एक कंपाउंड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है CHCl3। आप देख सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको बनाने के लिए हम मीथेन का इस्तेमाल करते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले बाब में वो रिएक्शन में आपको बताऊंगा भी कि जहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म को पैदा करते हैं, बनाते हैं। तो आप देखिए कि ये क्लोरोफॉर्म भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कोई भी सर्जरी जो है वो इसके बगैर आजकल के दौर में तो मुमकिन नज़र नहीं आती। तो हम देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, अद्वियात साज कंपनियों के अंदर भी कसीर तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आते हैं आखिरी नुक्ते की तरफ, रॉ मटेरियल के तौर पे। यहां पे जरा जहन में रखिएगा कि रॉ मटेरियल किसको कहा जाता है। याद रखिएगा, रॉ मटेरियल से मुराद है ऐसी अशिया जो किसी दूसरे कंपाउंड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने नाम सुना होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हर मुल्क की ज़रूरत है। इसका मतलब है वॉशिंग सोडा हर मुल्क बनाने की कोशिश करता है और पाकिस्तान भी इसको बनाता है और ख़ुद कफ़ील है, किसी से लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? उसके लिए हमें लाइमस्टोन चाहिए होता है। लाइमस्टोन का मतलब है चूने का पत्थर। उसके लिए हमें अमोनिया चाहिए होती है और उसके लिए हमें आम तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए चाहिए। तो ऐसी किस चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल्स। तो एक बड़ी चीज़ बनाने के लिए जो छोटी मोटी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनको रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब उन बड़ी बड़ी चीज़ों में किसका शुमार होता है? याद रखिएगा, रबर। जितनी भी रबर इंडस्ट्री है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर खड़ी है। जितनी भी पेस्टिसाइड्स, बच्चों ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? नाम पे गौर कीजिए। पेस्टिसाइड्स का मतलब है पेस्ट को खाने वाले। पेस्ट क्या होते हैं? छोटे छोटे कीड़े या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जो फसलों पे हमला करके फसलों को तबाह करते हैं या उनको ख़राब करते हैं, उन्हें पेस्ट कहा जाता है। और उनको मारने के लिए जिस दवाई का स्प्रे किया जाता है उस दवाई को कहते हैं पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री सारी की सारी वो इंडस्ट्री किसके ऊपर खड़ी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर खड़ी है। इसके अलावा फाइबर इंडस्ट्री। अजीज तलबा तालिबात, आजकल के दौर में चूंकि प्लास्टिक के बड़े मुज़र असरात नज़र आते थे, इसलिए उनकी जगह अब आमतौर पे फाइबर ने ले ली है। फाइबर उसकी निस्बत मजबूत है। फाइबर को बनाने के लिए हम पॉलीमराइजेशन का अमल करते हैं, जैसा मैं अभी आपको नायलॉन के लिए समझा कर आया हूँ। तो इसका मतलब है कि फाइबर जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनता है। इसके अलावा पेंट्स इंडस्ट्री, तो जो पेंट्स इंडस्ट्री है वो सारी की सारी पेंट इंडस्ट्री, जो हम पेंट्स इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हैं। फिर इसी के अंदर वार्निश इंडस्ट्री आ जाती है। वार्निश एक ऐसा पेंट है जिसको हम आम तौर पे लोहे वगैरह को जब जंग लग रहा होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम उसके ऊपर करते हैं। ये सारे जो पेंट हैं या वार्निश हैं, ये सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हैं। तो बच्चों ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो इस्तेमालात जो आपकी किताब के अंदर दिए गए हैं।
इसके अलावा मैं एक दो इस्तेमालात बड़ी जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। सारी प्लास्टिक इंडस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक कंपाउंड है जो आजकल हम उसके प्लास्टिक हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं। पीवीए पॉलीविनाइल एसिटाइलिन ऐसा कंपाउंड है जिसको हम प्लास्टिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप प्लास्टिक इंडस्ट्री को भी लाजमन शामिल कर लीजिएगा। जी, तो बच्चों ये था आज का उन्वान जिसमें हमने पढ़ा कि शायद ही हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा होगा कि जहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल नहीं देखते। दुनिया के बड़ी-बड़ी जगहों पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ये था आज का उन्वान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के लेक्चर से इस्तेफ़ादा किया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।